पंजाब वो स्टेट है जहां पर स्ट्रैटेजिकली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन पंजाब के क्या आंकड़े हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले पंजाब की तस्वीर दिखाई और शिवम से मैं पंजाब को थोड़ा सा चाहूंगा कि उसको थोड़ा डाइसेक्ट करके भी हमें बताएं, लेकिन दिखाइए जरा पंजाब में हमारे सामने जो डेटा आ रहा है। पंजाब में नंबर 1 ये देखिए क्या क्या आ रहा है। पंजाब का एग्जिट पोल ट्रैक्टर पहले आ रहा है और ट्रैक्टर पर यह डेटा आ रहा है। किसानों का मुद्दा पंजाब में बहुत बड़ा था और यहां पर बीजेपी 3, कांग्रेस 5, आप 3, शिरोमणि अकाली दल 1 और अदर्स 1। यह पंजाब का आंकड़ा है। बीजेपी 3, कांग्रेस 5, आम आदमी पार्टी 3 और शिरोमणि अकाली दल 1 और अदर्स 1। ये पंजाब का आंकड़ा यकीनन चौंकाने वाला है इन टर्म्स ऑफ ये जो एग्जिट पोल का हमारे डेटा आ रहा है। जी हाँ, बीजेपी के पास 2 सीटें थी, इसमें और बीजेपी 1 सीट बढ़ रही है। 3 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक शिरोमणि अकाली दल 1 सीट पर चुनाव जीत रही है। तो देखिए ये तस्वीर है पंजाब की और पंजाब का एग्जिट पोल दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिल रही हैं तो आम आदमी पार्टी को 3 सीट मिल रही है। और देखिए ये हम आपको इसका ब्रेकअप भी दिखा देते हैं। बीजेपी को 3 सीटें मिल रही हैं, 1 सीट का फायदा हो रहा है। 2 सीटें पिछली बार बीजेपी के पास थी। कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिल रही हैं लेकिन उन्हें 3 सीटों का नुकसान है। आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं, उन्हें 2 सीट का फायदा हो रहा है। शिरोमणि अकाली दल को 1 सीट मिल रही है, उन्हें 1 सीट का नुकसान हो रहा है। पहले गठबंधन पे थे बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल, उनके पास 4 सीटें थी लेकिन अब ये बट गई हैं। बीजेपी को 3 सीट मिल रही है और शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट डाल रही है। 1 सीट का उन्हें नुकसान हो रहा है। ये जो हमारे सामने तस्वीर आ रही है इस पर एक क्विक टेक यहां पर लेना चाहेंगे। शिव आप भी जरा तैयार रहिएगा पंजाब को लेकर, लेकिन उससे पहले हेमंत सर के पास हम चलेंगे। सर पंजाब को लेकर आपका टेक सर। देखिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अगर 3 सीट जीत रही है तो ये उसकी उपलब्धि है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी पंजाब की राजनीति में अकेले उतरी है। अभी तक वो अकाली दल के साथ आती थी। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का 3 सीट जीतना और अकाली दल का सिर्फ 1 सीट जीतना, भटिंडा, मुझे लगता है ये सीट भटिंडा की होगी, हरसिमरत कौर बादल की। शिव अगर बताएं कि अदर्स जो 1 है वो कौन है, सिमरनजीत सिंह मान है या अमृतपाल सिंह? मैं आपको थोड़ी देर में कंफर्म करूंगा, मेरे को सीट का नाम आ रहा है क्योंकि ये अदर्स में 2 लोग हैं जो वहाँ लीड कर रहे थे। एक सिमरनजीत सिंह मान और दूसरे खालिस्तानी आंदोलन के समर्थक अमृतपाल सिंह। इन दो में से कोई एक लीड कर रहा है अभी आपके आंकड़े में। तो आम आदमी पार्टी, अब इससे ये लगता है, अब आप देखिए इस आंकड़ों से कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से हाथ क्यों नहीं मिलाया। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठा लड़ती तो शायद 8 सीटों पर उनका कब्जा न होता। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ जो वोट हैं वो मिलते या आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो वोट हैं मिलते। इस लिहाज से अलग अलग लड़के उन्होंने पंजाब में फायदा किया है। जी हाँ, और वो दिख रहा है इस आंकड़े में। शिवम भी हमारे साथ मौजूद है। शिवम, लेकिन बीजेपी को फायदा ही हो रहा है शिरोमणि अकाली दल से अलग होने का, और ये जो फायदा है ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि बहुत दल बदल भी हुआ, बहुत लोगों को पार्टी में शामिल कराया गया, क्या उसका फायदा मिल रहा है? क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहा है? हाँ, लेकिन फायदा जरा थोड़ा सा कम है। सम्मान रखते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पंजाब में 5 सीटें जीतेगी। महत्वपूर्ण विषय यहां पर यह भी है कि भाजपा हमेशा 4 से 5 सीटें वहां पर लड़ती थी। पहली बार हम अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की फाइट हुई है कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद शानदार प्रदर्शन ये रहेगा। और इसके अलावा एक और चीज़, जो जितना भी अभी तक चुनावी कैंपेन रहा, लगातार भारतीय जनता पार्टी को ये कहा गया कि आधार नहीं है पंजाब में और दूसरे नेताओं को लेकर आए, लेकिन जिस तरीके से कैंपेन रहा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर काम किया और अलग होकर किसी राज्य में पहली बार में इस तरीके से लड़ना और प्रदर्शन करना और जिसके साथ लगातार सरकार में रहे, उनसे बेहतर अगर हमारी टैली है तो ये बेहद शानदार एक निर्णय रहा। दूसरा ये भी कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिस तरीके से, जिस उम्मीदों से पंजाब में जगह बनाकर वहां पर पहुंची थी, अब वो हाल बिल्कुल नहीं है। स्ट्रैटेजी कर अलग अलग चुनाव लड़कर भी अगर उनकी स्थिति ये है और भारतीय जनता पार्टी और 2 से 3 सीटें आपके पोल से आगे ऐड करती है, जो कि करेगी, तो मैं मानता हूं ये कहीं ना कहीं उनकी एक अपने आप में प्रासंगिक हार भी है। जी हाँ। ये निशान भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर वो रणनीति भी कामयाब रही है। उसके अपने नेता तो वहाँ ज़्यादा थे नहीं, संगठन भी नहीं था, क्योंकि चुनाव ही नहीं लड़ते थे सभी सीटों पर।
तो जो उन्होंने बाहर से नेता इंपोर्ट किए, चाहे वो अमरिंदर सिंह हो, चाहे रवनीत सिंह बिट्टू हो, चाहे ये सुनील जाखड़ हो, ये सब उन्हें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां पर मजबूत बेस है, जहां पर लास्ट मोमेंट में कई सारे चेंजेस भी हुए हैं। आइए देखते हैं हरियाणा का क्या हाल है। हरियाणा का जो नंबर्स है वो इस वक्त हमारे सामने आ रहा है। प्लेट ऑन जरा दिखाइए, हरियाणा के नंबर्स इस वक्त क्या हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो 10 सीट हैं, एनडीए की अगर बात की जाए तो 8, और इंडिया अलायंस को 2, जेजेपी 0, आईएनएलडी 0, अदर्स 0। ये एनडीए को 8, इंडिया अलायंस को 2, और इसमें इंडिया अलायंस को जो 2 है, इसमें क्या रोहतक भी है, ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन सुमेरा, जी हाँ, तो हरियाणा की तस्वीर एक बार फिर से हम आपको ब्रेकअप भी दिखा देते हैं। हरियाणा में बड़ी बढ़त मिल रही है गठबंधन को, 2 सीटें यहाँ पर जीत रही है कांग्रेस पार्टी, 2 सीट का उन्हें फायदा हो रहा है। बीजेपी को 2 सीट का नुकसान हो रहा है। 10 की 10 सीटें पहले बीजेपी के खाते में थी, अब बीजेपी को 2 सीट का नुकसान हो रहा है और कांग्रेस पार्टी को 2 सीट का फायदा हो रहा है। इसको हम आपको विस्तार से और भी दिखाएंगे कि कौन सी 2 सीटें हैं जहां पर ये फायदा हो रहा है। जहां कांग्रेस को बढ़त मिल रही है वो एक है रोहतक की दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, और दूसरी सिरसा है जी, जो सुरक्षित सीट है। मुझे लगता है कि नतीजे आते आते एक सीट में इसमें और बढ़ोतरी होगी, वो हिसार की सीट हो सकती है। और इसके और अगर ये 3 सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है तो उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा। इतने दिनों तक मनोहर लाल खट्टर जैसे एक कमज़ोर मुख्यमंत्री को वहाँ बनाकर पार्टी ने क्या किया जी, और जब बदला तो शायद बहुत देर हो चुकी थी। इस पर शिव से हम और विस्तार से जानेंगे ब्रेकअप को, लेकिन हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अन्नामलाई जुड़ गए हैं। अन्नामलाई जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर हमसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। तमिलनाडु में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, और तमिलनाडु ही नहीं, हम केरल में भी देख रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है। तो बीजेपी ने जो दक्षिण में अपने लिए लक्ष्य रखा था उसमें बीजेपी को किसी हद तक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, और उसमें तमिलनाडु की अहम भूमिका है। नमस्ते मैडम। 2024 लोकसभा इलेक्शन में जून 4 विल बी द लास्ट डे नेशनल पॉलिटिक्स में नॉर्थ साउथ का भाषण। उसके जून 4 के बाद नोबडी विल टॉक अबाउट नॉर्थ एंड साउथ मैडम, बिकॉज नेशनल पार्टी, ट्रू नेशनल पार्टी लाइक बीजेपी has completely gone into the minds of all our people. That too in Tamil Nadu, we are set for a historic verdict in Kerala, in Karnataka, Telangana, and we are also delighted that you are giving us a direction trend. In fact, we will score more. That is our feeling. 100% June 4 Tamil Nadu में vote share बड़ा होगा, seats बड़ा होगा. We are very clear, madam. And with the South, Southern Congress in Southern states, they ran a very divisive campaign, very extremely divisive campaign. In fact, some Congress MPs wanted to start a separate republic, separate country. And some places they said South is being discriminated. And the people will teach Congress a fitting lesson on June 4th. And we will all be seeing that, madam. अन्नामलाई जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो बढ़त मिल रही है तमिलनाडु में, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए कई अहम काम जो वाराणसी में कार्यक्रम किए गए, किस तरह से तमिलनाडु को जोड़ने की कोशिश की गई, कि वो तमाम जो कार्यक्रम हैं, वो तमाम जो प्रोविजंस हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आउटरीच प्रोग्राम्स चलाए, आपके मुताबिक वो कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं ये बढ़त दिलाने के पीछे? सिंगल फैक्टर नरेंद्र मोदी जी कारण 10 साल का काम है आउटरीच, स्पेशली लास्ट 3-4 years में काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम, 10,76,000 crore Tamil development, it got the money in the last 10 years. So mainly it is Modi ji who was this year also 2024 January 2nd he was in Tamil Nadu. Last day of campaigning he was in Tamil Nadu. 8 times he has come to Tamil Nadu. So Modi ji's hard work, respecting Tamil culture, taking the language global. So that is a single reason. Other additions are added, madam. Of course, our developmental journey is a very important reason. DMK ka misrule, very important reason. DMK ka anti-Sanatan Dharma comment, that is also a very important reason. And we have to understand, madam, BJP for the very first time going on its own and having a very, very respectable vote share, more than 20%, and having seats. That is a big thing, madam. It will only go up. अब सीधे मैं चलूंगा यहां पर। अन्नामलाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिव के पास, शिव, सिरसा और रोहतक। सिरसा बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है वैसे।
जो कल तक कहीं और हुआ करते थे अब यहां पर बीजेपी में है। लेकिन उससे पहले आप क्या बताएंगे, रोहतक या सिरसा? शिव जी देखिए, दोनों सिरसा और रोहतक जो हैं वो कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है हमारे सर्वे के हिसाब से, और काफ़ी बड़ा गैप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाजपा यहाँ पे 42% पे है, 42.5% पे है, और यहाँ पर जो INC है वो 50% के करीब है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा। और सिरसा में भी आप देख सकते हैं कि 36.5% के करीब, और INC यहाँ पे 49। और अगर मैं आपको ब्रेकडाउन दिखाऊं इन दोनों सीटों का जी, तो आप ये देखिए, इसमें से सिरसा ये है हमारी सिरसा में ज़्यादा से ज़्यादा जो असेंबली सेगमेंट हैं वो कांग्रेस बहुत आराम से जीत रही है, सिवाय एक के जहाँ पे 2% का गैप है, उसको छोड़ के हर जगह। लेकिन पिछली बार 3 लाख से ज्यादा वोटों का अंतर था सिरसा में। ये पूरा टर्न अराउंड हो रहा है, ये टर्न अराउंड के हो रहा है। अशोक तंवर चाहे बीजेपी में रहे या कांग्रेस में, हारना तय है इसका मतलब। जी बिल्कुल। और मैं आपको एक और दिलचस्प चीज़ बताता हूँ, जो आप अगर यहाँ पे नक्शा देखेंगे हरियाणा का, तो एक जो हिसार की सीट है वो भी बहुत टाइम से एग्जिट पोल में आ रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन बाद में जाके ये स्टेबलाइज कर गया। लेकिन आपको यहाँ पे असेंबली सेगमेंट वाइज दिखाऊं तो आप देख सकते हैं एक सीधी एक लाइन खिंच रही है हरियाणा को, जो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर रही है, जो कांग्रेस का बेल्ट एक बन रहा है वहाँ पर इस इलेक्शन में, जो मुझे देखने को मिल रहा है हमारे सर्वे के हिसाब से, कि नॉर्थ में बीजेपी, साउथ में बीजेपी, और सेंट्रल जो एक बेल्ट है हिसार, सिरसा और जो हमारे पास रोहतक है, वहाँ पे कांग्रेस का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। रोहतक तो हम समझ सकते हैं वहाँ पर, लेकिन सिरसा की ये सिरसा में मार्जिन बहुत ज़्यादा थे, उसके बावजूद भी ये जो हमारे सामने आंकड़ा आ रहा है। मैं सीधे चलूँगा, राजेश जी मेरे साथ हैं। राजेश जी, सिरसा की हमने बात की, पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे, अब बीजेपी में आ गए, कुमारी सैलजा उनको फाइट दे रही है, लेकिन हरियाणा को आप कैसे असेस कर रहे हैं? देखिए, हरियाणा वो राज्य है जहाँ पर एक तरह की नाराज़गी जो है वो सरकार के खिलाफ रही थी। पिछले विधानसभा चुनाव को आप याद कीजिए, अगर मनोहर लाल खट्टर की सरकार को मदद नहीं मिलती तो वो सरकार नहीं बना पाते, उनकी सीटें कम हुई थी, उनके खिलाफ नाराज़गी थी। जैसा अभी हेमंत ने भी कहा कि वो मनोहर लाल खट्टर को हटाने में बहुत देर कर दी, उसका नुकसान वहाँ पे उसको भारतीय जनता पार्टी को है। वहाँ जाट आंदोलन हुआ था बहुत शुरुआत में, बहुत ही हिंसक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था। इससे इसका असर जो है वो जड़ों तक पहुँचा हुआ है। अब सवाल ये है कि मोदी ने या नरेंद्र मोदी की प्रेजेंस से कितना वो बचा पाए हैं। अब ये 8 सीटें, अगर ये जो आपका ये सर्वे है ये सही साबित होता है तो 8 सीटें बचा ली हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है अगर 8 सीटें आती हैं, क्योंकि हरियाणा में ऐसी स्थिति शायद नहीं थी, और ज़्यादा नुकसान होने की आशंका बीजेपी को थी। आपको लगता है इससे ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन उतना नहीं हो रहा। हेमंत जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी कि जो जाट वोट को बांटने की बात हो रही थी कि इस वजह से अलायंस से बाहर आई बीजेपी की, ताकि जाट वोट डिवाइडेड रहे, क्या वो नहीं हो रहा है? जाट वोट कमोबेश बीजेपी के खिलाफ रहे हैं हरियाणा में जी, और जाट पॉलिटिक्स अलग ही रही है, लोकदल की पॉलिटिक्स थी पहले भी। किसान आंदोलन ने जाटों को एकजुट किया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया, और वो सिर्फ हरियाणा के नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी। आप अगर देखिए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी बागपत भी सीट जीत चुकी थी, उसके बाद जयंत चौधरी से समझौता करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ वो जो नाराज़गी थी, कहीं वो नाराज़गी वोट में ना बदल जाए, इस आशंका के चलते उन्होंने जयंत चौधरी से समझौता किया और 2 सीटें दी उनको। तो मुझे लगता है कि जाट पॉलिटिक्स को लेके एक तो भारतीय जनता पार्टी में एक अनिश्चितता थी, दूसरे हरियाणा में जाट लीडरशिप कई दशकों से उनके नेतृत्व में सरकार चल रही थी। 10 साल से गैर जाट वहाँ चीफ मिनिस्टर था। ये नाराज़गी थी जिसका असर हमको इसमें दिख रहा है। अब बात करते हैं हम हिमाचल की। हिमाचल में बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है, बहुत ज़्यादा, और एक कैंडिडेट जिनके ऊपर सबकी नज़र है, उनकी सीट पर क्या हाल है वो भी बात करेंगे। लेकिन हिमाचल में जितना इंटरेस्टिंग चुनाव लग रहा है उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है क्लीन स्वीप। नीचे आप नंबर्स देखिए, 0 0 0 0 0, कोई नफा कोई नुकसान नहीं, सीधे बीजेपी क्लीन स्वीप, 4 की 4 सीटें।
हालांकि इससे वहां के सीएम जब हमारे कॉन्क्लेव में आए थे तो शायद इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो साफ दिखा रहा है कि बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। जी हाँ, तो देखिए तस्वीर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश की जो थी स्थिति 2019 की वो बनी हुई है, यानी कंगना रनौत भी अपनी सीट जीत रही हैं, ये दिख रहा है। इससे हिमाचल में बीजेपी के क्लीन स्वीप का अनुमान है। एग्जिट पोल के मुताबिक हमारे कंगना रनौत मंडी सीट जीत सकती हैं, हमारे एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक। अग्निवीर बड़ा मुद्दा बनता नहीं दिख रहा है, इसे कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के क्लीन स्वीप का अनुमान साफ तौर पर 4 की 4 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक है और ये मैं सीधे हेमंत सर से एक चीज समझना चाहूंगा। सर, हिमाचल में कांग्रेस की लोकल लीडरशिप में कंफ्यूजन था, केओस था थोड़ा, हम सब ने देखा। हिमाचल में बीजेपी ने राज्यसभा में जिस तरीके से चीजें की वो भी हम सब ने देखा। हिमाचल में अब क्लीन स्वीप होती दिखाई दे रही है, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? निशांत, केवल हिमाचल में 4 लोकसभा की सीटों के चुनाव नहीं हो रहे हैं, हमें 6 विधानसभा की सीटों के चुनाव को भी देखना चाहिए, उस पर भी नज़र रखनी चाहिए। उस 6 विधानसभा सीटों के चुनाव से हिमाचल की जो मौजूदा सरकार है उसका भविष्य तय होगा। अगर केवल और केवल एक सीट कांग्रेस जीत जाती है तो सरकार को खतरा नहीं है। अगर 6 की 6 सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो सरकार भी चली जाएगी। हमारे जो अनुमान है उसमें कम से कम 2 सीटें कांग्रेस को जा रही हैं, तो एक तो ये देख लीजिए। दूसरे, हिमाचल में 4 सीट जा तो रही है एग्जिट पोल में, लेकिन मंडी और शिमला बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में है। मतलब हमारी जो बैटल ग्राउंड सीट है उसमें मंडी और शिमला है। तो मंडी और शिमला जब हमारे आज रात तक, क्योंकि चुनाव वहाँ आज हुआ है, आज रात तक जब हमारे और सैंपल आ जाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें फाइनली 4 सीट है या कुछ कम हो रहा है। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त आपको बता दें, हमारे साथ ब्रजेश पाठक जी जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश का रिजल्ट अब से थोड़ी देर के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं। सर, आपका स्वागत है, शुक्रिया। अभी तक तो ऑल इज वेल। ऊपर के जो आंकड़े हम ऊपर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो है 231, एनडीए इंडिया 144 और अदर्स 23। क्लीन स्वीप वाले स्टेट्स में अब हिमाचल का नाम भी जुड़ गया है, दिल्ली भी है उसमें, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, गुजरात भी है। ये क्लीन स्वीप वाले स्टेट्स हैं। जो स्टेट्स में चिंता है वो स्टेट्स हैं बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये कर्नाटक, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस या तो उम्मीदों जितना अच्छा नहीं है या पिछली बार से अच्छा नहीं है। आपका टेक सर? सर, अभी ये अनुमानित आंकड़े आ रहे हैं। जिस दिन 4 तारीख को मतगणना होगी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मोदी जी सर्व स्वीकार्य नेता के रूप में पूरे देश में उभरे हैं। विपक्षी गठबंधन के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके पूरे भारतवर्ष में पकड़ हो, पहचान हो, उनके नाम पर वोट हो। हर स्टेट में अलग अलग लीडरशिप, और उसकी बाद राहुल गांधी जी को पूरी तरह से देश की जनता ने नकार दिया है। आप देखेंगे परिणाम भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पक्ष में ही आने वाला है। जी ब्रजेश जी, लेकिन क्लीन स्वीप वाले प्रदेशों का जिक्र किया निशांत ने। उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? यहां पर पिछली बार जितनी सीटें थी उससे बढ़ रहे हैं आप, कम होंगे, क्या है आपका आकलन? उत्तर प्रदेश में अभी भी हम अपने बात पर अडिग हैं कि 80 में 80 सीटें राजग गठबंधन जीतेगा। जैसे जैसे आप देखें रुझान आ रहे हैं, अभी जैसे जैसे हमको एग्जिट पोल के आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं, सभी लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर रही है और प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन 80 में 80 सीटें जीतेगा। घोसी सीट की मैं विशेष चर्चा करना चाहूँगा, चर्चा गाजीपुर की सीट की करना चाहूँगा, चर्चा मैं करना चाहूँगा फिरोजाबाद और बदायूं सीट की, चर्चा मैं मैनपुरी और रायबरेली सीट की भी करना चाहूँगा। आप देखेंगे जो क्लोज फाइट वाली सीटें थी वहां भी बीजेपी ही जीत रही है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन आ रहा है। ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अभय जी भी मेरे साथ हैं इस वक्त, और सुनील साजन जी आपके पास मैं आ रहा हूं क्योंकि लखनऊ यूपी के रिजल्ट्स हमारे पास अभी आने वाले हैं। अभय जी, हिमाचल के जो रिजल्ट्स आए हैं, हमने एग्जिट पोल द्वारा जो बताया है
पंजाब के बारे में जो बताया है, आपका टेक क्या होगा इस पर? देखिए सुशांत जी, पंजाब का जब आपने बताया तब आपने बताया कि ट्रैक्टर पर हम रुझान लेकर आ रहे हैं। पंजाब किसान आंदोलन का केंद्र रहा है और पंजाब में, मेरे शो को याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की 0 सीटें रहेगी। पंजाब में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर में ये बात अभी सामने आई कि 7 साल से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मोदी जी को कह रही थी कि एग्रीकल्चर इनपुट जो जीएसटी लगा रखा है आपने, खासकर ट्रैक्टर पर, कीटनाशक खाद पर हटा लीजिए। तो कमेटी में ये आया कि उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। अब मुद्दों पर आते हैं। आप हरियाणा में, आपने कहा हरियाणा में भी किसान आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव था। इन 2 परिणामों का जो आपने जिक्र किया, और खासकर हेमंत जी ने खुलासा किया कि हिमाचल प्रदेश में 2 सीटें ऐसी हैं जो कॉन्टेस्ट में हैं, तो हिमाचल प्रदेश में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, बाकी के राज्यों में भी हम बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। 295 जो हमने अपना एग्जिट पोल जो हमने जनता से ओपिनियन लिए हैं, उसमें हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। मैंने आपके शो में कई दफ़ा उन राज्यों का जिक्र किया जिसमें आप क्लोज कॉन्टेस्ट बता रहे हैं। आप जब नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट देते हैं तब उन जहां सीटें हार रही है वहां पर उन मुख्यमंत्रियों पर दोष मढ़ देते हैं। जहां आपके दिल्ली में भी हारा हुआ बता रहे हैं, वहां प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर ऐसा होता कि मुद्दे होते या काम किया होता तो काम पर वोट मांगते। मैं उत्तर प्रदेश में 2 माह रहा हूं, मैं आश्वस्ति देता हूं आपको कि आधी सीटें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में कम हो रही है। अभय जी, लेकिन आंकड़े वो नहीं तस्वीर दिखाते ना। अभय जी, आंकड़े वो तस्वीर नहीं दिखाते। सर, महाराष्ट्र में बीजेपी जितनी सीटें वो लड़ रही है, वो अपनी सीटें बरकरार रख रही है। गठबंधन के साथियों का नुकसान हो रहा है। बिहार में भी यही हो रहा है। यानी बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जब मैदान में है तो उसे वहां फायदा मिल रहा है, उसे उतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। तो जो नुकसान भी उनको हो रहा है, जो आंकड़े हमें दिखा रहे हैं, हम तो इस एग्जिट पोल की बात करेंगे ना सर। इस एग्जिट पोल में तो यही दिखता है कि वो नुकसान उन्हें सहयोगियों की वजह से होता है, अपनी वजह से नहीं हो रहा है। सर, वापस आएंगे आपके पास। सुनील साजन जी, आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा भी सामने रखेंगे। जी बोलिए, संक्षेप में सर, उत्तराखंड का आंकड़ा सामने रखना है। जी बोलिए। मैं आश्वस्त हूं, इस देश की जनता अग्निवीर जैसी स्कीम पर, जैसा आप कह रहे थे कि मोहर लग गई, नहीं लगाएगी। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ, हेमंत बिस्वा शर्मा, इन पर मोहर नहीं लगाने वाली है। तो ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया है। प्रधानमंत्री जी का ये जो पूरा कैंपेन था, ये उनके खिलाफ गया है। जी हाँ, इस बीच उत्तराखंड का आंकड़ा रखने का समय आ गया है। निशान, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड का जो एग्जिट पोल है, कुल सीटें 5, एक और जगह क्लीन स्वीप दिखाई दे रही है और वो है उत्तराखंड। बीजेपी की 5 सीटें, कांग्रेस 0, अदर 0। उत्तराखंड में भी क्लीन स्वीप है बीजेपी की, यही हमने हिमाचल में देखा। तो बात की जाए उत्तराखंड में क्लीन स्वीप, और यही हिमाचल में भी देखा। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। जी हाँ, तो बड़ी तस्वीर जो उभर कर सामने आ रही है उत्तराखंड के इस एग्जिट पोल के बाद, वो ये कि बीजेपी को एक बार फिर 5 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल के मुताबिक। कांग्रेस का एक बार फिर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 2019 की तुलना में एक बार फिर वही तस्वीर दिखाई दे रही है उत्तराखंड में जो 2019 में थी। बीजेपी के क्लीन स्वीप का अनुमान है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। तो ये तस्वीर इस वक्त उत्तराखंड की। इससे पहले आपको हमने हिमाचल की तस्वीर दिखाई। हिमाचल में भी वही तस्वीर दिख रही है जो 2019 में थी। तस्वीर बदलती हुई नहीं दिख रही है। सुनील साजन जी भी हमारे साथ है। सुनील साजन जी, उत्तराखंड में तस्वीर नहीं बदल रही, हिमाचल में तस्वीर नहीं बदल रही, और क्लीन स्वीप के 1-2 नहीं, तमाम प्रदेश हैं जिसमें बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। सुमेरा जी, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले तो पूरे देश के मतदाताओं को, चुनाव आयोग को, चुनाव में लगे सभी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और सभी मीडिया के लोगों को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जो लोकतंत्र का पर्व था ये शांतिपूर्वक बीता है। जहां तक सवाल है कि कहां कौन क्या कर रहा है, मुझे लगता है जो देश का तापमान था, जो देश का माहौल था, जितने एग्जिट पोल मुझे लगता है कई बार फेल हुए हैं, कई बार सच भी साबित हुए हैं, लेकिन 2024 का एग्जिट पोल फेल होगा और इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार मिलने जा रही है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, हालांकि अभी आपने उत्तर प्रदेश का नहीं दिखाया है, लेकिन अभय जी जो बात कह रहे थे वही बात मैं दोहरा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 50+ इंडिया गठबंधन सीट पाएगी, और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि 4 जून को भी हम लोग आपस में बात करेंगे। तो आप सोचिए
कि जो क्लीन स्वीप दिख रही है ना जिन राज्यों में, ये आपको 4 जून को चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। 2004 जैसा रिजल्ट 4 जून को आएगा। मीडिया भी चौंक जाएगी, बीजेपी भी चौंक जाएगी और प्रधानमंत्री जी तो चौंक ही जाएंगे, क्योंकि हमने जो चुनाव में गुस्सा देखा है लोगों का जी, बिना जाति धर्म सब कुछ पार करके, बीजेपी के अपने लोगों में नाराजगी थी। बीजेपी केवल खुश हो रही है एग्जिट पोल से। मुझे लगता है बीजेपी बड़े पैमाने पर निराश होगी जब 4 जून को सारे रिजल्ट आ जाएंगे। दिल्ली की सरकार बदलेगी, प्रधानमंत्री बदलेंगे, नई मंत्रिमंडल होगा, नई सरकार होगी और नई सरकार इस देश को नए तरक्की के रास्ते पर ले जाएगी। शिवम, आप सुन रहे हैं सुनील साजन का ये कहना कि ये जो तमाम प्रदेश हैं जिनके हम आंकड़े दिखा रहे हैं वहां तो बदलेंगे ही। वो उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहां 50 सीटें जीत जाएगा इंडिया गठबंधन। आप बहुत सारे राज्यों से होकर गुजरे तो थोड़ा थोड़ा सब पर बोलना चाहता हूं। सबसे पहले अभय जी ने कहा कि पंजाब वो जगह रही जहां पर आंदोलन रहा और उसके बाद अगर आप वहां सोचते हैं कि सीटें आएंगी तो ये इत्तेफाक है 0 सीट होने वाली है। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न यूपी में रहा, एक लंबे समय तक आंदोलन रहा, सड़कें बंद रही, एक साल तक करीब सब कुछ बंद रहा, लेकिन बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी जब हम विधानसभा के चुनाव में गई तो प्रचंड बहुमत के साथ आई। अगर हम हरियाणा की बात करें और आज यहां पर अगर बात करने के बाद इतने लंबे समय के बाद भी 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को आज भी आप 8 सीटें बता रहे हैं, मैं ससम्मान उसको कहना चाहता हूं कि अगर वो 10 होती हैं तो नुकसान कहां है? सेम एज उत्तर प्रदेश में वो 6 भी हो सकती हैं जी। उत्तर प्रदेश में अगर वो 50 सीटें कहते हैं कि तो उनसे आधार पूछिए कहां है भाई, 50 सीटें गिनाइए ना। कुछ भी कहना, अभी तक अगर अखिलेश यादव जी की बात करें तो उन्होंने कहा था कि 79 सीटों के साथ हम जीत रहे हैं, एक भी भारी है। मुझे लगता है कि तर्क से परे बोलने का कोई लॉजिक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ तो 8 और 2 है और मैंने कहा कि हिसार भी जा सकती है क्योंकि क्लोज है, पर एक दूसरी एजेंसी है सी वोटर जी जिसने 5 और 5 दिए हैं। नहीं, लेकिन नहीं, मैंने तो पहले ही कहा मैं सम्मान करता हूं सभी पोल्स का, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 जीत रही है और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और उससे पिछली बार भी। तो कहीं ना कहीं मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि क्या आप इन आंदोलन के आधार पर अपनी जीत तय करना चाहते हैं, ये जनता को बताना चाहते हैं, या ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष इतना कमजोर है कि जिन जिन राज्यों में आंदोलन हुआ उनके बाद भी अगर आप वहां हार रहे हैं तो माफ कीजिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है और बेहतर होगा कि सबसे पहले कहीं ना कहीं अपने आप को देखें, कहीं ना कहीं आत्मचिंतन मंथन करें तो शायद कुछ बेहतर रिजल्ट 2029 या 34 में हो जाए। आपके पास हम आएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि अगर कश्मीर वैली की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी ने कैंडिडेट्स नहीं रखे। अब ये देखिए, बीजेपी 2, कांग्रेस 0, JKNC वो -2 है, 1 है। और ये देखिए पीडीपी की अगर बात की जाए तो +1 है वहां पर, और DPAP 0 और अदर्स ये यहां पर वो भी +1 दिखाई दे रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जम्मू कश्मीर का। ब्रेकिंग जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर की सीधे। जी हाँ, तो बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर जो भरकर सामने आ रही है वो आपको बता देते हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। और देखिए तस्वीर ये जो DPAP पार्टी है, ये आजाद की पार्टी, अब आपको आजाद की पार्टी एक बार जरा हम लोग दिखा दें कि बहुमत के कौन कितना नजदीक है, कौन कितना दूर है। ये जो हमारा बहुमत का जो मैग्नेट है, आइए जरा इसको प्ले ऑन करिए। हालांकि एक तस्वीर आपको ऊपर दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया अलायंस की 146, 126 दूर है अभी। और देखिए ये इस तरफ जो एनडीए का आंकड़ा है वो बहुमत के कितना पास पहुंच चुका है, सिर्फ 34 सीट दूर है। 238 मिल चुके हैं, बहुमत के चुंबक से सिर्फ 34 सीट दूर है। और अभी उत्तर प्रदेश की हमने बात नहीं की है, अभी उत्तर प्रदेश का आंकड़ा अभी आना बाकी है, नॉर्थ ईस्ट का आंकड़ा अभी आना बाकी है। लेकिन जो अभी तक तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, इसमें हमारे साथ रामकृपाल जी भी बने हुए हैं। रामकृपाल जी, ये जो तस्वीर है उसमें हमने बात की हिमाचल की, हमने बात की उत्तराखंड की, उसके बाद ये जो तमाम जो तस्वीर है उसमें बहुत करीब पहुंच चुका है बहुमत के आंकड़े से, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि वो जो एक उद्देश्य सामने रखा गया था कि 400 पार तक पहुंचेंगे, वहां तक नहीं पहुंचते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए, मैं ओवरऑल जो इस पूरे इलेक्शन का एक जो मैसेज सबसे बड़ा जो है वो ये आ रहा है कि बीजेपी को ये देश कह रहा है कि आप अकेले चलिए। बीजेपी जहां जहां अपने बूते गई है, अमित शाह ने 2014 में पहली बार शिवसेना से गठजोड़ ख़त्म किया था और वहाँ पहली बार हुआ कि
बीजेपी वहाँ बड़ा भाई बनी। अब आप देखिए तमिलनाडु में भी जो अन्नामलाई कह रहे थे, तमिलनाडु में बीजेपी जैसे ही एआईडीएमके से साथ छोड़ा, उसकी वहाँ पर सीटें बढ़ रही हैं। और देखिए जहाँ महाराष्ट्र में और बिहार में जहाँ भी है, जो उनके एलाइज हैं वो लाइबिलिटी हैं। तो अगर बीजेपी इनसे मुक्त हो जाए, जैसे पंजाब में देखिए आप, बीजेपी पहली बार वहाँ की 13 सीटों पर लड़ी है, बीजेपी को दिखाई दे रहा है कि वहाँ सीटें बढ़ रही हैं। मतलब अगर बीजेपी उन राज्यों में एलाइज आपके मुताबिक लायबिलिटी है, उन जहाँ आज नुकसान हो रहा है, वो नुकसान बीजेपी की लोकप्रियता नहीं है, वो उसकी जो लाइबिलिटी है। बिहार में नीतीश है, ऐसे ऐसे जहाँ पंजाब में अकाली दल था। तो ये जो चीजें हैं, सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, हमारे पास उड़ीसा का डेटा आ चुका है। उड़ीसा, और ये देखिए, अब सीधे आइए, अब मैं आपको जम्मू कश्मीर के बाद लेकर चल रहा हूं उड़ीसा की अगर बात करें, यहां पर बीजेपी 13+5। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं बीजेपी के बाद 1 मिनट कुछ क्षणों के लिए कांग्रेस को स्किप कर रहा हूं। सीधे बीजेडी देखिए, बीजेडी 7 है, -5। अब ये माइनस यहीं पर प्लस हुआ है क्या? कांग्रेस 1 है, अदर 0 है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा ओडिशा पर। मैं यहां पर टेक भी लेना चाहूंगा आपसे थोड़ी देर के अंदर हेमंत सर से, लेकिन ये देखिए बीजेपी 13+5, कांग्रेस 1, बीजेडी -5, यहां पर 7 पर आ गए। तो मेरा जी हाँ, तो देखिए ये तस्वीर उड़ीसा की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है, जो बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है उड़ीसा की, वो ये कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है। उड़ीसा में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन दिख रहा है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 5 सीटों का फायदा हो रहा है। बीजेपी को 5 सीट का फायदा हो रहा है, लेकिन बीजेडी को 5 सीट का नुकसान हो रहा है। तो बीजेडी को नुकसान हो रहा है और वो नुकसान फायदा पहुंचा रहा है बीजेपी को। उड़ीसा में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन साफ तौर पर दिख रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को बढ़त जो मिल रही है, वो सीधा नुकसान बीजेडी का कर रही है। और यही हेमंत जी, जो बीजेपी को उम्मीद थी उड़ीसा से, क्या ये उसके मुताबिक है या इससे और बेहतर करने की उम्मीद कर रहे थे वो? नहीं, बीजेपी को जो उम्मीद थी ये उसके मुताबिक है। और उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसके साथ विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है। यहाँ पर भी नतीजे जो आ रहे हैं और जो संकेत मिल रहे हैं वो ये है कि विधानसभा में बीजेडी जीत रही है। तो मैं फिर अपनी पुरानी बात पे आता हूँ। राज्यों में जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, उनका समर्थन अगर घटा भी है तो भी वो जीत रहे हैं, पर केंद्र में वो नरेंद्र मोदी को मुख्य प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि विधानसभा के चुनाव में बीजेडी को बढ़त है और लोकसभा में बीजेपी 13 सीट जीत रही है, जो कम से कम मुझे लगता है कितने सीटों का फायदा है? 5 सीट का फायदा। 5 सीटों का फायदा है। उड़ीसा का पूरा चुनाव उड़िया अस्मिता पर आ गया था। उड़िया अस्मिता पर तमिल नियंत्रण, ये पूरा का पूरा नैरेटिव वहाँ पर बीजेपी ने सेट किया कि एक तमिल अफसर है पांडियन, जिसने नवीन पटनायक को कैद कर रखा है और पार्टी और सरकार वही चला रहा है। नवीन बाबू बीमार हैं और बीमार हैं भी वो, और पार्टी का उत्तराधिकारी भी वही है। मुझे लगता है उड़िया समाज में ये बात घर कर गई और उसने तमिल नियंत्रण के उड़िया अस्मिता पर ये जो नैरेटिव था उसके आकर बीजेपी को समर्थन। लेकिन इसका रिफ्लेक्शन हेमंत सर स्टेट इलेक्शंस में आप नहीं होते हुआ देख रहे हैं ये वाली थ्योरी का? स्टेट इलेक्शन में की मशीनरी अभी भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह से तैयार नहीं की थी। उनको लगा नहीं था कि इस चुनाव में ऐसा हो जाएगा। ये तो आपने देखा ना, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हुई बीच चुनाव में। उसे लगा कि हम तो बेहतर कर सकते हैं। फिर उन्होंने पांडियन का मुद्दा उठाया और एक एक कर बीजेडी के बड़े नेता, चाहे वो जय पांडा हो, चाहे भर्तृहरि महताब हो, चाहे दिलीप रे हो, बीजू जनता दल के संस्थापक सारे बड़े नेता एक एक करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए और वही सब लड़ रहे हैं। ये आपकी दूसरी थ्योरी थी जो आपने थोड़ी देर पहले बोली थी कि स्टेट के बड़े लीडर्स को ये पिक करते हैं जहां पर और वो उनको कामयाबी मिल रही है। अब इसके बाद हम आपको सीधे लेकर चलते हैं असम की अगर बात करें, उसका जो एग्जिट पोल है वो हमारे पास डेटा आने वाला है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग टेक है यहां पर, मैं राजेश जी के पास जाना चाहूंगा। राजेश जी, उड़ीसा की अगर बात की जाए तो जो अभी तक हमारे एग्जिट पोल में चीजें आ रही हैं, गेन्स की बात की जाए तो बीजेपी, हेमंत सर का कहना है कि ये वही गेन्स है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन
जो सबसे बड़ा इशू है, जिस तरीके से उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री को लेकर सवाल खड़े किए, क्या ये उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन यहां पर है या स्टेट इलेक्शंस में? देखिए, ये तो तभी तय हो गया था जब भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच में जब समझौता नहीं हुआ, तभी ये तय हो गया था कि चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन है वो बीजेपी को छोड़ेगा नहीं और उनके खिलाफ बोलेगा। उसी लाइन पर चलते हुए इंडिपेंडेंटली देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी गई है वहाँ वो बरगद की तरह फैली है और उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो नीचे घास की तरह वो पैदा मतलब बढ़ नहीं पाई हैं। और इसका पहले उनको लगता था कि बीजेपी जो है वो हम पर निर्भर है, लेकिन बाद में वो बीजेपी पर निर्भर हो गई। अभी जब ये गठबंधन टूटा है उड़ीसा में, उसके बाद ये जिस तरह से तीखा हमला प्रधानमंत्री मोदी ने किया उनके मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेके, नवीन पटनायक के स्वास्थ्य को लेकर के, उसका देखिए, उसका जो विधानसभा का इलेक्शन है उसमें शायद उसका उल्टा असर पड़ेगा और जो लोकसभा का इलेक्शन है उसमें एग्जैक्टली जिस तरह से बीजेपी सोच रही थी उनको फायदा होगा। और सिर्फ बीजेपी नहीं सोच रही थी बल्कि जो पोलस्टर्स हैं वो भी ये कह रहे थे कि बीजेपी को थोड़ा फायदा होगा। वो उसी लाइन पर जाता हुआ दिख रहा है अगर ये जो सर्वे है ये सच साबित होता है तो। लेकिन बंगाल में शायद फिर सर ये तो बहुत ही दिलचस्प होगा समझना कि वही मुद्दा अलग असर करता है विधानसभा में और वही मुद्दा अलग असर करता है जब लोकसभा के लिए लोग वोट करने के लिए जाते हैं। ये ऐसा है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ज्यादा बड़ा और विश्वसनीय हो जाता है जब वो लोकसभा के लिए मतदान करने जाते हैं और इस वजह से क्या ऐसा हो रहा है? इन मुद्दों पर बात करेंगे आगे भी, लेकिन इस बीच असम का आंकड़ा हमारे पास आ चुका है। असम का जो डेटा है हमारे सामने आ चुका है, सीधे प्ले करिए इसको यहाँ पर। असम में जो हमारे सामने आंकड़ा है, यहां पर बीजेपी को गेन है +2 का 11, कांग्रेस को लॉस है 2 का और 1 पर है वो 1 पर, AIUDF 0 मतलब इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉसेस 1 पर है, UPPL उसको +1 का गेन है, AGP 0, अदर्स -1, लेकिन बीजेपी को +2 का गेन है। और जो थोड़ी देर पहले हम हेमंत सर कह रहे थे कि वहां पर रीजनल लीडर्स की अगर जो बात की जाए तो हेमंता बिस्वा शर्मा वो शायद ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन वो जानने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, तो बड़ी तस्वीर जो इस एग्जिट पोल से निकलकर सामने आ रही है वो ये कि असम में डबल इंजन सरकार का असर दिख रहा है। असम में बीजेपी को 11 सीट मिलने का अनुमान है और बीजेपी को फायदा हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट की बढ़त मिल रही है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। तो आइए अब एक बार फिर समय हो गया है देखने का कि कितना पास पहुंचा है एनडीए अब बहुमत के। तो ये डबल इंजन की सरकार का फायदा असम में तो मिल रहा है, लेकिन ये बहुमत का जो चुंबक है वो अब सामने आ चुका है। निशांत बताएं क्या कह रहा है आपका आंकड़ा? 148 और 124 जो है वो दूर है बहुमत के चुंबक से। 148 इंडिया अलायंस की बात की जाए और 124 दूर है। जी हाँ, और यहाँ एनडीए सिर्फ 9 सीट दूर है बहुमत के चुंबक से, यानी 272 तक पहुंचने में सिर्फ 9 सीट दूर है। 263 हासिल कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश अभी बाकी है 80 सीट। तो क्या इससे पार हो जाएगा और कितना आगे तक जाएगा ये आपको आगे जानने को मिलेगा। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, वापस आएंगे और आपको उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बताएंगे एग्जिट पोल।